हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसको आप एमसीजी के नाम से भी जानते होंगे, जो कि विक्टोरिया का घर है, जहाँ पे इन दोनों टीमों के बीच में शेफील्ड शील्ड का मैच भी हुआ था। और ऑफ कोर्स बहुत ही बुरी तरीके से शेफील्ड शील्ड में हराया था विक्टोरिया ने, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट भी करा था। और सारे जो पॉइंट्स हमने क्लिक करे थे सब कुछ सही भी गया था उस मैच में। और एक दो प्लेयर की इंजरी अगर नहीं आती वहाँ पे तो हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते थे वहाँ पर सिंगल टीम से ही। लेकिन चलिए, जो भी हुआ है बहुत अच्छा गया था हमारे लिए। आई होप आपका भी अच्छा ही गया होगा। अब वापसी करते हैं हम मार्च कप में, जहाँ पे अभी तक तो हमारे लिए चीज़ें उतनी सही नहीं गई है। मतलब ऐसा नहीं कि ओवरऑल बहुत बुरा हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से हम पीछे हो जा रहे हैं। कभी कैप्टन गलत सिलेक्ट कर रहे हैं हम, या फिर मतलब गलत मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। कभी एक आध परसेंटेज प्लेयर की वजह से तो ऐसा हो रहा है। नहीं तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स हम नहीं जा रहे अभी भी। ठीक है, तो अभी प्रोसेस को फॉलो करने के अलावा हमारे पास कोई चारा है भी नहीं, और द सो मस्ट गो ऑन। हार गए हैं, कुछ मैच अच्छा नहीं गया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वहाँ पे बंद कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो है बारिश। और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी जगह पर आपको दिख भी रहा होगा, शेफील्ड शील्ड का जो मैच हो रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड के बीच में, वहाँ पे ही बारिश हो रहा है। WBBL के मैच से ही बारिश हो रहे हैं, और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा बारिश के चांस हैं। और मुझे तो अभी के लिए जो बारिश का फोरकास्ट है, मतलब वेदर का फोरकास्ट है, मुझे लगता नहीं है कि मैच हो पाएगा। ठीक है, तो ये पकड़ के चलना है आपको। मैच शायद ही हो पाए, और अगर होता भी है तो शायद काफ़ी छोटा हो सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे फुल सिनारियो के हिसाब से ही आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, क्या क्या हमारे हाथ में है। वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। बाकी क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, वो तो बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, तो आखिरी सीजन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों टीमों का पहला मैच अभी हो रहा है मार्च कप में, तो दोनों टीमों के बारे में सब कुछ बताना जरूरी है। आखिरी सीजन में आप देख सकते हैं विक्टोरिया ने खत्म किया था 5वें स्थान पर, न्यू साउथ वेल्स ने खत्म किया था पहले स्थान पर और चैंपियन भी थे। ठीक है, लेकिन वो जो टीम थी न्यू साउथ वेल्स की और अभी जो इनकी टीम है, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। ठीक है, वहाँ पे बैटिंग पे आपने देखा होगा कि डेविड वार्नर थे, स्टीव स्मिथ थे। बॉलिंग पे पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन लायन जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल थे, शॉन अबॉट भी थे। तो ये कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर्स कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि क्वालिटी में तो बहुत ज़्यादा गिरावटें आने वाली हैं इनकी टीम में। ठीक है, दूसरी तरफ से विक्टोरिया की बात करें तो इनका हिस्ट्री जो रहा है, ये हमेशा ये बैटिंग हैवी टीम हुआ करते हैं। इनके तरफ से अगर आप देखेंगे ना 8-9 तक इतने इनके पास ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं और हिटिंग कर सकते हैं, और लिटरली अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। मतलब 50+ भी स्कोर उन्होंने बना के रखा हुआ है किसी ना किसी फॉर्मेट में, किसी ना किसी टाइम पे। लेकिन बॉलिंग हमेशा ही इनका स्ट्रॉन्ग जोन जो है नहीं रहा है, और इसीलिए कभी कभार 300 के ऊपर रन बनाने के बावजूद भी वो मैचेस हार जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ हद तक साउथ ऑस्ट्रेलिया से अब इनको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी बेटर टीम रही है ये, चाहे किसी भी फॉर्मेट में अगर बात करें या हिस्टोरिकली। न्यू साउथ वेल्स अगर इनके मेन प्लेयर्स अवेलेबल हो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन अगर अवेलेबल हो तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंटरनेशनल ड्यूटीज़ हो या फिर कोई फ्रेंचाइज T20 लीग हो, वहाँ पे बिजी रहते हैं, तो ये अवेलेबल नहीं हो पाते। और अभी भी ये चीज़ इनके लिए आपको देखने को मिल जाएगा। इस ग्राउंड पे अगर रिकॉर्ड्स की बात करी जाए तो इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस खेल नहीं पाती है विक्टोरिया की टीम, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो पिछले सीजन में कोई मैच यहाँ पर नहीं हुआ, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन मेलबर्न के किसी और ग्राउंड पे मैचेस हुए होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे नहीं हुआ था कोई मैच। 2019 में 2 मैच हुआ था, जो एक मैच उन्होंने जीता था और एक मैच हुआ था टाई। आखिरी 5 हिट मैचों की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स यहाँ पर पीछे चल रही है 3-1 से, और एक मैच रहा है नो रिजल्ट। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सैम हार्पर का नाम आपको दिख जाता है पीटर हैंड्सकॉम्ब के साथ। सैम हार्पर काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, 250+ स्कोर के अलावा उनका 10 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं हुआ है बाकी 2 मैचेस में। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से जो मेजर परफॉर्मर्स थे, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, वो अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए बताया कोई फायदा नहीं। बॉलिंग पे लेकिन एक बहुत ही एक्साइटिंग नाम आया था पिछले सीजन में, जोनाथन मेडलो करके। अभी ये पहले से ही अवेलेबल है, लास्ट के 2 मैचेस में इनको खिलाया गया था। ठीक है, पहले मैच पर ये बैटिंग से कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन मेरे ख्याल से 3 विकेट या ऐसा कुछ निकाला था। दूसरे मैच पर उन्होंने 100 भी मार के रखा हुआ था, जबकि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, टीम बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही थी। वहाँ पे जाके उन्होंने 100 मारा था, और बॉलिंग से भी बहुत सारे विकेट्स उन्होंने निकाले थे। तो दोनों मैच पर उन्होंने आग उगल दिया था कतई का आकर। अभी ये शुरुआत से अवेलेबल है, हालांकि उसके पहले तक ना ही इस फॉर्मेट में ना ही डोमेस्टिक में कुछ खास इनका था, लेकिन उन 2 मैचेस में न जाने क्या हो गया था कि धमाकेदार परफॉर्मेंस इन्होंने करके रखा था जोनाथन मिलर ने।
ठीक है। बाकी बॉलिंग से आपको शॉन अबॉट और बेन वाशूज दिख जाएंगे। बेन वाशूज हमेशा ही बॉलिंग फर्स्ट में इफेक्टिव रहे थे और एक मैच में उन्होंने 4 विकेट भी निकाला हुआ है। शॉन अबॉट हालांकि अवेलेबल नहीं है, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि न्यू साउथ वेल्स की तरफ से जो मेजर परफॉर्मर्स थे उनमें से सिर्फ बेन वाशूज अवेलेबल है। बाकी बैटिंग में भी कोई अवेलेबल नहीं है और ना ही शॉन अबॉट अवेलेबल है जो बॉलिंग में थे। डैनियल ह्यूजेस ने आखिरी 1-2 मैच रन बनाया हुआ था, लेकिन इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम बता के आए हैं पहले सीजनों में। अगर आप पहले सीजन से हमारे मतलब लास्ट सीजन से अगर आप अपने वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है, अगर आप भूल गए होंगे तो वो चीज़ मैं आपको पहले बता भी दूंगा आगे चल के। तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास आगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2016 से, ठीक है। तो 2016 का मैच है, सिडनी वाला मैच है ये, सिडनी में मैच हुआ था। ये क्या हुआ था, विक्टोरिया ने बना था 242। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हालांकि आपको कोई देखने को मिलेंगे नहीं। वेट जो है अभी तास्मानिया की टीम में खेलते हैं, मतलब अभी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में है, लेकिन अभी अगर हम इनकी टीम की बात करें डोमेस्टिक में तो ये तास्मानिया के होकर लिस्टेड है, लेकिन अभी पहले जो है वो विक्टोरिया खेलते थे। बाकी बॉलरों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी इस इनिंग्स में नहीं है। बॉलरों में से भी कोई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और हॉलैंड को आपको पता ही होगा कि लास्ट जो शेफील्ड शील्ड का मैच था, कंकशन हुआ था इनका, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। और बोलैंड भी अवेलेबल नहीं है, जिन्होंने अकेले के बलबूते पर ही सेकंड इनिंग्स में दबोच के रख दिया था न्यू साउथ वेल्स की टीम को शेफील्ड शील्ड के मैच में। तो सिडनी का मैच है ये, और थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच की तरफ यहाँ पर गया है, जैसे आप देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पता नहीं है। 2017 का मैच, यहाँ पर सिर्फ 144 पर निपटा दिया था न्यू साउथ वेल्स को। करंट स्क्वाड में बस अगर सदरलैंड दिख जाएंगे, ट्रेमन जो अभी न्यू साउथ वेल्स की स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा खिलाया जाता है या नहीं। ये पहले खेलते थे विक्टोरिया के होकर, तो ये एक पॉइंट है जो आप नोटिस कर सकते हैं। विक्टोरिया ने यहाँ पर चेज जो है कर लिया, और डकवर्थ न्यूज़ के चलते दोनों ही मैच में डकवर्थ न्यूज़ लग गया था, और कल के मैच भी ऐसे होने के चांसेस हैं। तो काफ़ी सिमिलरिटी है, या कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो जब भी हो मैट शॉट थे और मिचेल स्टार्क जो कि बॉलिंग में अवेलेबल नहीं है ऑफकोर्स। तो सदरलैंड और मैट शॉट करंट स्क्वाड मेंबर्स हैं विक्टोरिया की तरफ से, और ट्रिमन आपको देख रहे हैं जो पहले विक्टोरिया का खेलते थे, अभी न्यू साउथ वेल्स की टीम में है। बाकी दोनों ही मैच अगर आप नोटिस करें, जो सिडनी वाले मैचेस यहाँ पर हुए हैं, दोनों ही मैच में हम थोड़ा सा लो स्कोर की तरफ मामला देख रहे हैं। अगला मैच, और यहाँ पर एक मैच जो था ये न्यू साउथ वेल्स यहाँ पर जीती थी, और मेरे ख्याल से यही आखिरी 5 मिनट का लौता जीत है, फिर आखिरी 6 में अगर हम कंसिडर करें तो। और उसके बाद विक्टोरिया यहाँ पर जीती है। अगला मैच ये भी हुआ था सिडनी में, विक्टोरिया ने यहाँ पर बनाया था बड़ा स्कोर, ठीक है। एबॉट और डैन सैम्स आपको दिख जाते हैं, जिनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। हैरिस, हैंड्सकॉम दोनों के रन्स। न्यू साउथ वेल्स यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, और वापस से उनके 10 विकेट गिरे लगातार तीसरे इनिंग्स पे, मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ पर 5 विकेट गिरे थे। उसके बाद यहाँ पर 10 विकेट गिरे थे, जिसको लीड किया था सदरलैंड, ट्रेमेन और बोलैंड ने। यहाँ पर 10 विकेट गिरे थे, जिसको लीड किया था कोई और बॉलर से, लेकिन चलो 10 विकेट सदरलैंड का यहाँ पर विकेट था। बाकी हेनरिकस पैटरसन ज़्यादा कुछ कंसिस्टेंटली अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, अगर हम 2018 तक के मैचेस की बात करें। लेकिन न्यू साउथ वेल्स पीछे चल रही है, ठीक है। एक मैच तो मैच जो बिल्कुल पुराना मैच था 2017 का, वहाँ पे वो जीते थे। उसके बाद से तो 2016 का, उसके बाद से वो पीछे ही चल रहे हैं। अगर हम थोड़ा बहुत रीसेंट मैचेस की तरफ आए 2019, 20 और 21 के मैचेस में, तो 2019 का मैच, और यहाँ से थोड़ा बहुत रेलिवेंट चीज़ें आपके लिए आएंगी। 2019 का मैच और पहला मैच जो मेलबर्न में हुआ है, क्या हुआ, विक्टोरिया ने बनाया था 265, बहुत बड़ा टोटल नहीं था। हैरिस, हैंड्सकॉम वापस से आपको देख रहे हैं। मैट शॉट वापस इनका नाम आया है। फ्रेजर मैकग्रो जो पिछले सीजन में इस टीम का पार्ट थे, लेकिन अभी इनको स्क्वाड में रखा नहीं गया है। डैन सैम्स है। मोजेस हेनरिक्स की बॉलिंग, कॉनवे की बॉलिंग, और हैचर का यहाँ पर एक विकेट आपको देखने को मिल रहा है। कॉनवे नहीं, ऊपर नाम नहीं था। न्यू साउथ वेल्स यहाँ पर चेस नहीं कर पाई, एक गेंद रहे थे वो हार गए। बैटिंग से हेनरिकेस और ह्यूजेस, इन दोनों का नाम आपको दिख रहा है। बाकी बॉलिंग से मैट शॉट और सदरलैंड, मैट शॉट का नाम भी कई बार आपको मिला है सदरलैंड के साथ, जो रिसेंट स्क्वाड में अवेलेबल है। बाकी बैटिंग से हैरिस, हैंड्सकॉम, और यहाँ से हेनरिकेस आपको दिख रहे हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से इन्होंने कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ था। सेकंड नहीं, लास्ट मैच जो था इन दोनों टीमों के बीच में जो हुआ था सिडनी में, तो सिडनी में ही ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हमें देखने को मिले हैं। मेलबर्न का एक ही मैच है, ठीक है, जिसको पूरी तरीके से डोमिनेट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन जीता था विक्टोरिया की टीम ने, जहाँ पर मैट शॉट, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से यहाँ से, और हेनरिकेस यहाँ से आपको दिख रहे हैं करंट स्क्वाड में। बाकी कॉनवे थे, हैरिस थे, हैंड्सकॉम थे, और ह्यूजेस थे, जिन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ था। और लास्ट मैच जो हुआ था, और जो पिछले सीजन का पहला मैच था, जो भी सिडनी में हुआ था, न्यू साउथ वेल्स ने यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करी थी, जिसको लीड किया था किसने, स्टीव स्मिथ ने, ठीक है। और किसने लीड करा था, शॉन एबॉट ने, और किसने, और पैट कमिंस ने। इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अवेलेबल है ओलिवर डेविस। बॉलरों में से आपको देखिए सदरलैंड आपको फिर से दिख रहे हैं। बाकी हॉलैंड वगैरह थे जिन्होंने विकेट निकाला हुआ था।
विक्टोरिया यहाँ पर चेस नहीं कर पाई थी, लेकिन हैंड्सकॉम्ब, हैरिस कंसिस्टेंटली है और मैट शॉट, ये तीन नाम हमें कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहे हैं। पैटिंसन ने यहाँ पर बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहा था हालांकि, और बॉलिंग में ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट निकाला हुआ था, जिनमें से हैचर और द्वाशुइश अवेलेबल है। तो ज़्यादा कंसिस्टेंटली हमें यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम मेलबर्न की मैचेस की बात करें या मैच की बात करें तो विक्टोरिया ने जीत हासिल करा है, ठीक है। एक तरफ से मोजिस हेनरिक्स और एक तरफ से मैट शॉट, जिन्होंने दोनों तरफ से ही कंट्रीब्यूट करा था, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से। बाकी जो प्लेयर्स के हमें नाम देखने को मिल रहे हैं उनमें से पीटर हैंड्सकॉम्ब का नाम आया है, हैरिस का नाम आया है, बॉलरों में से विल सदरलैंड का नाम आया है, जो हम नोटिस कर पा रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से कंसिस्टेंटली ज़्यादा हमें को देखने को नहीं मिला है, ठीक है। एक मैच में जो अगर हम मेजर परफॉर्मर की बात करें तो मोजिस हेनरिक्स आए थे, बाकी उस तरह से कंसिस्टेंटली हमें कोई देखने को नहीं मिले हैं। मोजिस हेनरिक्स हालांकि अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर 250+ स्कोर इनका है, और उस तरह से ज़्यादा कोई हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैं समराइजेशन पर आ जाता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ज़्यादा कोई यहाँ पर बताने के लिए नहीं है। तो जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं कि मोजिस हेनरिक्स यहाँ पर है 43-44 के आसपास इनका औसत है। डैनियल ह्यूजेस थोड़ा सा डाउनवर्ड्स इनका परफॉर्मेंस रहा है, एक 50+ स्कोर और एक 100 का स्कोर है इनका, 39 का औसत है। हालांकि अभी भी टीम में लेने लायक प्लेयर तो ये है ही। विक्टोरिया की तरफ से बात करें तो पीटर हैंड्सकॉम्ब है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाए हैं, एक 50+ स्कोर है, लेकिन 30 का औसत है, मतलब लेने लायक प्लेयर अभी भी है ये, बाकी ये कोई अवेलेबल नहीं है। एक प्लेयर के बारे में जो बताना ज़रूरी है वो है निक मैडिसन। निक मैडिसन 264 रन इनके खाते में है इन लास्ट 5 मैचेस, जिनमें से एक 100 और एक 50+ स्कोर इनका है, लेकिन वो सारे स्कोर इन्होंने बना के रखे हुए हैं न्यू साउथ वेल्स की टीम के होकर। लास्ट सीजन में ये मैच एक खेले थे, लेकिन वहाँ पे भी वो जिस बॉलर के अगेंस्ट में आउट हुए थे, जो कि मेरे ख्याल से इनका पहला 50 ओवर मैच था फॉर विक्टोरिया अगेंस्ट न्यू साउथ वेल्स, तो वो बॉलर अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उस मैच को हम ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बाकी उसके पहले तक वो खेलते थे न्यू साउथ वेल्स की टीम के होकर विक्टोरिया के अगेंस्ट में, जहाँ पर उनके रिकॉर्ड इस फिक्चर में इनके रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं, भले ही दूसरी टीम की तरफ से हो, ठीक है। तो पीटर हैंड्सकॉम्ब के अलावा जो एक बैट्समैन हम ढूंढ पा रहे हैं विक्टोरिया की तरफ से वो निक मैडिसन ही है, बाकी मोजिस हेनरिक्स, डैनियल ह्यूजेस तो आपने देख ही लिया। बॉलिंग पे बात करी जाए तो करंट स्क्वाड में बस फिर से कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। शॉन अवार्ड के अच्छे रिकॉर्ड होल्ड थे। विक्टोरिया की तरफ से विल सदरलैंड के आपने नाम देखा होगा, एक जो पहला मैच इनका था जहाँ पर इन्होंने 4 विकेट निकाला हुआ था, इसके अलावा कंसिस्टेंट यहाँ पर विकेट वो देते रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हेड टू ने बताने लायक थी, उतना ज़्यादा कंसिस्टेंटली हमें यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है बाकी फिक्चर की तरह। कुछ चीज़ें, कुछ प्लेयर्स के नाम हमने देखे हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे यहाँ पे विक्टोरिया की टीम रही है, थोड़ा ज़्यादा नाम जो है विक्टोरिया के प्लेयर्स के हमें देखने को मिले हैं, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ मिला नहीं है, सही है। अभी हम बात करेंगे इस ग्राउंड के बारे में। ये ग्राउंड है विक्टोरिया का घर, तो विक्टोरिया के मैचेस हैं और विक्टोरिया के प्लेयर्स के भी नाम को देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा मैचेस क्योंकि इस ग्राउंड पे हुए नहीं है, तो सिर्फ इस ग्राउंड का नहीं, लेकिन मेलबर्न के जो बाकी ग्राउंड्स भी हैं वहाँ से भी हम कुछ चीज़ों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। कुछ रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे जो हो सकता है मेलबर्न का हो, लेकिन पर्टिकुलरली इस ग्राउंड का नहीं होगा, सही है। देखो, तो सबसे पहले जो मैं हमेशा कहता हूं कि मेलबर्न के ग्राउंड पे आपको जिस प्लेयर का नाम देखने को मिल जाएगा सबसे पहले वो है पीटर हैंड्सकॉम्ब। 7 में से 5 बार 50+ स्कोर, यार कितना कंसिस्टेंट वो रहे हैं, वो जब हम आगे मैचेस को देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। 69 का औसत है। शेफील्ड शील्ड के मैच में आपने नोटिस करा होगा, मैंने बताया था कि एक ना एक इनिंग्स में आपको इनका रन जरूर से देखने को मिल जाता है, मतलब हिस्टोरिकली भी, कि यहाँ पे वो जनरली फेल होते नहीं है। आपने देखा होगा पूरे काउंटी सीजन में वो अच्छे फॉर्म पर नहीं थे, सीजन के पहले मैच में भी उतना अच्छा नहीं खेल पाए थे सेम टीम के अगेंस्ट में, लेकिन जैसे ही वो मेलबर्न में आ गए और इसी ग्राउंड पे वैसे उनका रन आ गया, ठीक है। कुछ ना कुछ रन वो ज़रूर बना के गए हैं, और हेड टू हेड में 30 का औसत है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब दुगना हो जा रहा है इनका परफॉर्मेंस। इसके अलावा मार्कस हैरिस है, जिनका भी नाम हमने हेड टू हेड में देखा होगा, थोड़ा कम है, लेकिन इनका भी सही ही है जो आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी बॉलिंग पे ज़्यादा कोई नाम नहीं है, जैसे आपको बताया भी कि बॉलिंग से इनको ज़्यादा कोई हमें देखने को नहीं मिलते हैं हिस्टोरिकली, और यही एक वीकनेस रही है विक्टोरिया की तरफ से। अभी हम देखेंगे कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा आपको मैचेस दिखा रहा हूँ, इनमें से कुछ मैचेस हो सकते हैं पर्टिकुलरली एमसीजी के मैचेस हो, और कुछ एमसीजी के बाहर के भी मैचेस हो सकते हैं, लेकिन मेलबर्न के ही मैचेस होंगे, ठीक है। देखो, साउथ ऑस्ट्रेलिया बना विक्टोरिया का मैच हुआ 265, डिसेंट स्कोर है, बहुत ज़्यादा नहीं, डिसेंट स्कोर है। अभी यहाँ से आपको देखना शुरू करना पड़ेगा कि हैंड्सकॉम्ब की कंसिस्टेंसी किस लेवल की है इस ग्राउंड पे, मतलब स्केयरिंग कंसिस्टेंसी है, ठीक है। फेल हो सकते हैं, कल के मैच में 0 रन बना सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। देखो 2018 का मैच है, साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाया था 265। ट्रिबन आपको दिख जाते हैं जो करंटली न्यू साउथ वेल्स के स्क्वाड में है। फवाद अहमद ये लेग स्पिनर है, इनका नाम लिखने का एक ही रीज़न है कि लेग स्पिनर्स यहाँ पर काम पे आते हैं, जो कि आगे भी आपको दिख जाएगा। 2 विकेट उन्होंने निकाला था, विक्टोरिया ने बनाया था 257।
उसी रेंज का स्कोर है, लेकिन वो चेज नहीं कर पाए थे। लीड करा था पेसर्स ने ही, लेकिन लेग स्पिनर जो थे साउथ अफ्रीका की टीम में, जो कि एडम जाम्पा है, उन्होंने भी यहाँ पर 3 विकेट निकाला था, हैंड्स ऑन 64। लेकिन सही है। चलो उसके बाद ये 2018 का ये दूसरा मैच था जो फाइनल था विक्टोरिया बनाम तास्मानिया का। बैटिंग फर्स्ट 274, हैंड्स कॉम। देखिए उनके आजू बाजू कोई रन बना सकता है उनसे ज़्यादा, सही है। मैं कह रहा हूँ हैंड्स कॉम के रन देखिए आप। शॉट है, हैरिस है, पेसर्स का पूरा यहाँ पर विकेट्स। तास्मानिया यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, 164 पर वो निपट गए। ट्रिमन, फवाद अहमद वापस से जो लेग स्पिनर है, मैडिसन यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, बाकी मैक्सवेल का भी यहाँ पर 1 विकेट था। 2019 का मैच देख लेते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया बना विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया बना था 322। फिर से बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर रन्स बन रहे हैं, इस बार थोड़ा ज़्यादा बन गया। सदरलैंड और शॉट, विक्टोरिया चेज नहीं कर पाई, वापस से यहाँ पर चेजिंग टीम चेज नहीं कर पा रही है, भले ही 1 रन से वो हारे लेकिन हार रहे हैं। हैंड्सकॉम, शॉट, पेसर्स के साथ लेग स्पिनर यहाँ पर फिर से एडम जाम्पा खेल रहे थे, उन्होंने 1 विकेट निकाला। हैंड्सकॉम की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, बाकी मैट शॉट भी यहाँ पर एस्टॉनिशिंगली कंसिस्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि हैंड्सकॉम की तरह 70-80 रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन एस्टॉनिशिंगली वो कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, विकेट से निकाल रहे हैं। अच्छा 2021 के मैचेस एक बार देख रहे हैं ना। विक्टोरिया बनाम तास्मानिया का मैच हुआ, विक्टोरिया 222, हैंड्सकॉम लेकिन रन है, बाकी हार्पर का भी यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन था, लेकिन हैंड्सकॉम कंसिस्टेंटली है। लेकिन तास्मानिया चेज नहीं कर पाए थे, माफ करना, चेज कर लिया था उन्होंने, 225 रन का जो रन उन्होंने बना दिया था। जहाँ पर करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको काउज दिख जाते हैं और मर्फी और विल पार्कर, ये तीनों ही अवेलेबल हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे बतानी ज़रूरी है जो पिछले सीजन में हुआ था। अभी के लिए आप मैचेस को मेरे देख लीजिए, है ना। साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम तास्मानिया का मैच हुआ था, सिर्फ 104 पर निपटा दिया था, जहाँ पर पेसर्स के 6 विकेट थे और स्पिनर्स ने भी यहाँ पर विकेट निकाला हुआ था और बड़े ही आराम से तास्मानिया ने जीत कर लिया था। और आखिरी जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पर, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं खेला था विक्टोरिया, लेकिन इस बार क्या हुआ, उन्होंने रिवर्स कार्ड उन्होंने अप्लाई कर और बैटिंग फर्स्ट उन्होंने करा और हैंड्सकॉम वापस से कहाँ पर आके देखिए 131, ठीक है। उनके आजू बाजू में रन्स हैं, मेडिसन यहाँ से हैं, मेडलो है यहाँ पे, पेसर्स के स्पिनर्स के विकेट। साउथ ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर पाए, थोड़ा सा पीछे रह गए। मेडलो 3 विकेट, जैसे मैंने बताया था आपको। शॉट देखिए, एलियट, सदरलैंड, मर्फी, इनके ही परफॉर्मेंसेस थे। तो बताने की बात यह है कि 2 प्लेयर्स तो एस्टॉनिशिंगली यहाँ पे आ रहे हैं विक्टोरिया की तरफ से, पीटर हैंड्सकॉम और मैट शॉट। कल के मैच में पीटर हैंड्सकॉम 0 रन बना सकते हैं, मैट शॉट 0 और 0 विकेट दोनों ही हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड्स जो हैं इनके धमाकेदार हैं इस ग्राउंड पे। इतना कंसिस्टेंट बहुत ही कम लोग आपको दिख जाते हैं किसी पर्टिकुलर ग्राउंड में। मतलब हैंड्सकॉम हो सकता है दूसरे किसी ग्राउंड पे उतना अच्छा करे या नहीं करे, जैसे ही वो यहाँ पे मेलबर्न पे आ जाते हैं अलग लेवल का परफॉर्मेंस चला जाता है। और ऊपर भी आपने वही चीज़ देखा है। और आखिरी हर मैच में जो यहाँ पर मेलबर्न में उन्होंने खेला है, MCG में नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेलबर्न में उन्होंने जब भी खेला है उन्होंने परफॉर्म करा है, सही है। एक और चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं कि बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर मोस्टली जीत रही है, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा कम स्कोर नहीं बना रहे हैं, नहीं तो रन यहाँ पर बन जाते हैं 260 270 के ऊपर, यहाँ पर आप विनेबल टोटल मान सकते हैं। स्पिनर्स का कुछ ना कुछ रोल है, लेग स्पिनर्स यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाते हैं, भले ही 1 विकेट लें लेकिन लेके जरूर जाते हैं। अच्छा, पिछले सीजन में क्या हुआ था कि अभी भी ये चीज़ आप नोटिस कर भी सकते हैं जब हम प्ले में दिखाएंगे कि विक्टोरिया की तरफ से ना जितने उनके मेन बॉलर्स रहे हैं, जैसे कि जेम्स पैटिंसन, स्कॉट बोलैंड, जेम्स हॉलैंड या जॉन हॉलैंड, जो भी उनका नाम है, अवेलेबल कोई भी नहीं था, ठीक है। पैटिंसन शायद पहले 1-2 मैच में खेले थे, उसके बाद से वो भी नहीं खेल पाए थे। तो सारे के सारे, मतलब 1-2 नहीं, सारे के सारे यंग प्लेयर्स को लेके, यंग बॉलर्स को लेकर उनको खेलना पड़ रहा था। तो भले ही वो 300 रन भी क्यों ना बना दे, तो वो भी कम पड़ रहा था। वैसे भी हिस्टोरिकल उनकी बॉलिंग खराब थी और अभी तो और भी ज़्यादा बॉलिंग खराब हो गया था। इसकी वजह से काफ़ी सारे मैचेस बैटिंग अच्छी होने के बावजूद भी उनको हारना पड़ा था और अभी भी ये चीज़ कंटिन्यू हो सकता है। कैसे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ जब मैं प्ले के सेक्शन में आऊँगा, लेकिन उसके पहले आई होप आपने सही से देख लिया होगा कि आपका क्या क्या करने लायक चीज़ था ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, आई होप आपने सही से देख लिया होगा। तो अगर हम प्लेइंग 11 के सेक्शन पे आ जाए तो पहले बात कर लेते हैं न्यू साउथ वेल्स की तरफ से। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से जो मेजर चेंज है, जो कि अवेलेबल थे शेफील्ड शील्ड के टाइम पे, लेकिन अवेलेबल अभी नहीं होंगे मार्च कप में, वो है शॉन अबॉट और नेथन लेऑन नहीं खेलेंगे। बाकी लगभग इनका टीम जो है सेम ही होने वाला है। एक और जो है ट्रेंट कोपलैंड वहाँ पे खेल रहे थे, लेकिन इंजरी के चलते वो अवेलेबल नहीं हो पाए थे, तो उनके जगह पर जो इंक्लूशंस होगा, द्वाशुइच आएंगे ट्रेंट कोपलैंड की जगह पर, तनवीर सांगा आएंगे नेथन लेऑन की जगह पर, और ओलिवर डेविस आएंगे, मोजेस हेनरिक्स आएंगे जो शेफील्ड शील्ड के मैच में नहीं थे। तो ये कुछ इंक्लूशंस होंगे। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ऑलरेडी आपकी टीम में आग भी गए होंगे, वो है मोजेस हेनरिक्स और बेन द्वाशुइच को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है बेन द्वाशुइच को लेकर कि ये ऑलराउंडर सेक्शन में दे दिए गए हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्यों, ठीक है। बेन द्वाशुइच भी बॉलर हैं, थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, तो वही बात है, डेथ ओवर में अगर मतलब फर्स्ट बॉलिंग अगर हो तो आपको इनको कंसिडर करके रखना पड़ेगा। अगर आप इनको कंसिडर नहीं कर पाते हैं
तो लियम हैचर को मुझे लगता है वैसे भी काफ़ी लोग लेने वाले हैं। और उसके बाद आते हैं हैरी कॉनवे को पिछले एडिशन में बिल्कुल मौका नहीं मिला था। उसके पीछे का रीज़न क्या है? मिचेल स्टार्क है, हेजलवुड थे, कमिंस थे, लियोन थे, शॉन अबॉट थे। 5 तो ऐसे बॉलर थे, उनके बाद तो द्वाशुइस भी थे, तो मौका कहीं से उनको नहीं मिलता था। लेकिन उसके पहले वाले सीजन में जब ये प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, हैरी कॉनवे मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट या हाईएस्ट विकेट टेकर थे टीम के होकर। और ऐसा कोई मैच नहीं जाता था जहाँ पर हैरी कॉनवे विकेट नहीं निकालते थे। बहुत ही डिसेंट बॉलर हैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, रन्स काफ़ी देते हैं, मतलब इकोनॉमी का नेगेटिव आपको देखा जा सकता है, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास है। और मुझे लगता है बहुत ही अच्छे चॉइस ये बन सकते हैं। बॉलर सेक्शन में भी है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आप द्वाशीष को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हैरी कॉनवे आपके लिए बहुत बढ़िया पंट बन सकते हैं। ठीक है, तो हैचर को तो लोग वैसे भी लेंगे, हैरी कॉनवे है, द्वाशीष अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो 3 बॉलर हो गए। अगर आप द्वाशीष मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए तीसरा बॉलर अगर आपको देखना है तो आप कौन से बॉलर को लेना चाहेंगे? वो है तनवीर सांघा। तनवीर सांघा काफ़ी यंग है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका था बीबीएल में भी। मैं बीबीएल की बात नहीं करूंगा, लेकिन अंडर 19 डेज से ये काफ़ी विकेट टेकर ऑप्शन माने जाते हैं और इस ग्राउंड पर लेग स्पिनर्स खाली हाथ नहीं जाते हैं, जैसे कि आपने देख भी लिया। तो इसीलिए तनवीर सांघा आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। अच्छा, बेंच पे ट्रिमन का भी ऑप्शन है। अगर टीम चौथा पेसर ढूंढना चाहती है तो ट्रिमन को भी इंक्लूड कर सकती है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि टीम हैरी कॉनवे की जगह पर खेला, लेकिन क्योंकि पिछले सीजन में मैंने देखा कि हैरी कॉनवे को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड किया है टीम ने। अगर यही सिलसिला रहा तो फिर से उनको बाहर बैठा जा सकता है। मैं पर्सनली नहीं चाहूँगा, लेकिन हो सकता है ऐसा। ठीक है, ट्रिमन अगर खेलते हैं तो एक और बहुत डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में, अपने पुराने होम ग्राउंड पे वो खेलने आने वाले हैं और इनके भी रिकॉर्ड डिसेंट ही रहे हैं इस ग्राउंड पे। तो तब तो ये ट्रायबल ऑप्शन हो ही गए। और अगर ट्रिमन नहीं खेलते हैं किसी भी रीजन की वजह से हो तो कॉनवे आपके लिए बहुत बड़े पंड बन सकते हैं। बाकी तनवीर सांघा मैंने बता दिया। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं वो है ओली डेविस। पिछले सीजन के जो एकमात्र 50 उन्होंने मारा हुआ था वो इसी टीम के अगेंस्ट में मारा था। अगर आप इनको मैनेज कर पाए तो कंसिडर कर सकते हैं। जैक एडवर्ड्स ने सिर्फ में बॉलिंग कराई थी क्योंकि टीम के जो मेन पेसर थे उनकी इंजरी हुई थी, बाकी इनसे बॉलिंग की उम्मीद तो ना ही रखें तो बेहतर। अभी एक प्लेयर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। इनको सिलेक्ट करना नहीं करने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। वो है डैनियल ह्यूजेस। बहुत बड़े प्लेयर हैं, शेफील्ड शील्ड में वन मैन आर्मी की तरह खड़े रहे थे, ठीक है, इसी ग्राउंड पे इसी टीम के अगेंस्ट में। तो मोमेंटम भी है, एक्सपीरियंस भी है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के पुराने व्यूअर हैं, मैंने कई बार बताया हुआ है कि डैनियल ह्यूजेस का जो है ना हमेशा स्टार्ट स्लो रहता है मार्च कप में। ठीक है, अगर समझ लीजिए 5 या 6 मैच का सीजन होता है ग्रुप स्टेज में, तो मिनिमम 3 से 4 मैच तक आपको उनका 3 मैच तो पक्का समझ लीजिए उनका परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिल जाता है। अगले 3 मैच में ये ऐसा कुछ कर जाते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द सीजन आप इनको लीडर बोर्ड पे देखते हैं रनरों के मामले में, या फिर किसी और जगह पे आप देखते हैं कि एवरेज वगैरह बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है लास्ट 3 सीजनों का। कल के मैच में 100 मार सकते हैं, परसेंटेज प्लेयर हैं, मारेंगे अगर 100 तो आपके तो लग गए। तो इसीलिए आप स्मॉल लीग में लेके चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक पॉइंट है, अगर कहीं पे आप कोई चांस लेना चाहते हैं किसी पंट के लिए, इनको अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये एक पॉइंट है जिनको आप काम पे लगा सकते हैं। और बड़ी लीग के लिए तो एक ऑप्शन बने ही रहते हैं। ठीक है, स्पेशली सिडनी के मैदान पर इनके रिकॉर्ड अच्छे रहते हैं, परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं, लेकिन ये तो सिडनी का ग्राउंड भी नहीं है। और ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कि पिछले 3 सीजनों से काफ़ी अच्छा काम पे भी आया है। मतलब जैसे ही इनका परसेंटेज यही कोई 20-30 के आसपास आ जाएगा 3 मैच में फॉलो होने के बाद, तभी आप देखेंगे कि ये ऐसा कुछ कर गए जो शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं करे। ठीक है, अभी ये पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की वजह से मैं बता रहा हूँ। कल के मैच में नहीं भी हो सकता है और वो गलत भी साबित हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता चल रही है घर बैठे, ये तो फिर भी प्लेयर है, इनको तो सब कुछ पता होगा ही पहले से, तो ये उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स होंगे, मोजी हेनरिक्स होंगे, यहाँ पर हैचर कॉनवे इजी ऑप्शन होंगे। अगर आप द्वाशीष से नहीं ले पाते हैं तो द्वाशीष अगर मैनेज हो तो आप ले लेंगे, नहीं तो तनवीर सांघा। और बैटिंग सेक्शन में डैनियल ह्यूजेस डिफॉल्ट पिक है। अगर आप डैनियल ह्यूजेस मैनेज नहीं करना चाहते हैं या फिर रिस्क लेना चाहते हैं, तब आप किसी और ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं, जैसे कि ओली डेविस यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होंगे। बेंच पे ट्रिमन है, अगर खेलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी टीम में आ जाना चाहिए। काफ़ी सारे रीज़न है इसके पीछे। हालांकि पिछले सीजन में इनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव बॉलर है, डेथ ओवर्स में आपके लिए काफ़ी काम पे आ सकते हैं द्वाशीष के साथ। बात करते हैं विक्टोरिया की तरफ से, तो ऑन पेपर जो है ना, स्पेशली इनकी बैटिंग जो इनकी स्ट्रेंथ होती भी है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर न्यू साउथ वेल्स की टीम में कहीं कोई भी स्ट्रेंथ है तो उनकी बॉलिंग पे है। भले ही उनकी टीम में वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले मिचेल स्टार्क या हेजलवुड या कमिंस नहीं है, लेकिन जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं ना, इन्होंने भी पास्ट में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा कर रखी हुई है।
ठीक है, द्वाशुइश तो वैसे भी अच्छा कर ही रहे हैं, भले ही वो रन के लिए जाए। एक और चीज़ है कि ये जो बॉलर्स हैं न्यू साउथ वेल्स की तरफ से, जैसे कि हैरी कॉनवे हो गए, द्वाशुइश हो गए, हैचर हो गए, इनको विकेट लेना भले ही आता है, ये रन के लिए काफ़ी जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि बैट्समैन को ये जब तक आउट करेंगे तब तक बैट्समैन काफ़ी रन बना के जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हैं। जो भी हो, तो विक्टोरिया की तरफ से जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपकी टीम में आ चुके होंगे, हैंड्सकॉम आ गए होंगे, शॉट आ गए होंगे, हैरिस आ गए होंगे, सदरलैंड आ गए होंगे, और मेरे ख्याल से जोनाथन मेडलो को भी आप कंसीडर करना ही चाहेंगे पिछले सीजन में जो परफॉर्मेंस उन्होंने करा है। इवन प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। तो ये 5 प्लेयर्स लगभग हमारे टीम में हैं। इनके अलावा हम किसको कंसिडर करेंगे? निक मैडिसन, जिनके रिकॉर्ड शेफील्ड शील्ड में धमाकेदार हैं, उनका परफॉर्मेंस भी धमाकेदार रहा, आपने देखा न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट में। हालांकि वाइट बॉल में उतना मैंने उनको कुछ करते हुए दिखा नहीं है, लेकिन इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है और अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगे। इस फिक्चर में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ठीक है। एक ही बार उन्होंने खेला था न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट में, जहाँ पर उनके सामने बड़े बड़े बॉलर्स थे, अभी तो वो भी नहीं होंगे, ठीक है। तो एक ट्रायबल ऑप्शन है, इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक ट्रायबल ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है आप इनको कंसिडर कर भी पाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मार्कस हैरिस, हैंड्सकॉम, मैट शॉट, विल सदरलैंड, ये हमारी टीम में ज़रूर से होंगे, और मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि जोनाथन मेडलो को भी कंसिडर करूं। इनका वीकर लिंक कहाँ पे होने वाला है? ये जो 30 ओवर या फिर मिनिमम 25 ओवर तो समझ लीजिए, ये जो 25 ओवर का बॉलिंग आने वाला है ना, जिनमें से एलियट मुझे लगता है पक्का खेलेंगे, लास्ट सीजन में उन्होंने एक मैच में विकेट निकाला हुआ था 2। टॉड मर्फी भी खेलेंगे, ये काफ़ी इकोनॉमिकल रहते हैं, ये भले ही बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं हो, लेकिन इनको ये रनों को रोकना जानते हैं और प्रेशर बना के विकेट भी निकाल लेते हैं एक आध। विल पार्कर या ब्रॉडी काउसा इनका नाम है, इन दोनों में से कोई एक खेल सकते हैं। तो यहाँ से जो 25 ओवर की बॉलिंग आने वाली है, ये एक वीकर लिंक होने वाला है मेरे ख्याल से। यहाँ से तो चलिए सदरलैंड हो गए, मेडलो हो गए, मैट शॉट हो गए, इनका 30 ओवर पक्का है लगभग। आप कंसिडर करिए 30 नहीं तो 25 ओवर तो ये डालेंगे ही, और थोड़ा बहुत बॉलिंग हो सकता है मैडिसन भी कर लें। लेकिन उसके बाद ये जो जोन होने वाला है ना, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा वीकनेस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इनएक्सपीरियंस है, तो उसका फ़ायदा उठा सकती है न्यू साउथ वेल्स की टीम। तो न्यू साउथ वेल्स के मिडिल ऑर्डर में जो प्लेयर्स आएंगे, जैसे कि हेनरी केस वगैरह, या कौन है, डेविस जो प्लेयर हैं, ऐसे प्लेयर्स के ऊपर आप कंसिडरेशन रख सकते हैं, क्योंकि इनके सामने ईजियर बॉलिंग ऑप्शंस जो है आ सकते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल भी मुझे इनकी बॉलिंग कुछ खास अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तो एक तरफ की जो टीम है उनकी बॉलिंग अच्छी है और एक तरफ की बैटिंग अच्छी है, मतलब यही जो इनिंग्स होने वाला है ना विक्टोरिया का बैटिंग वाला इनिंग्स, वही डिसाइड करेगा कि मैच का रुख किधर जाएगा। अगर विक्टोरिया की बैटिंग अच्छी होती है तो विक्टोरिया मैच जीतेगी, यही आप उम्मीद रख सकते हैं। और अगर न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग अच्छी होती है तो न्यू साउथ मैच जीतेगी, यही उम्मीद आप रख सकते हैं। अगर पहले तो बात तो ये कि मैच अगर होता है तो। कैप्टन ऑफ द चॉइस की बात करें तो हैंड्सकॉम, हैरिस, इन दोनों के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद मैडिसन शॉट, मैडिसन को काफ़ी लोग कैप्टन बना सकते हैं शेफील्ड शील्ड के मैच को देखकर, लेकिन बॉल अलग है, फॉर्मेट अलग है, ये पकड़ के चलना। बाकी टीम में तो हमारे हो ही सकते हैं वो। उसके बाद हार्पर, पिछले मैच सीजन में कुछ मैचों में रन बना के रखा हुआ था इन्होंने, बड़ी लीग में ट्राई करना, छोटी लीग में प्रॉब्लम होगा इनको लेने में। सदरलैंड, मेडलो में से कोई एक आप कंसिडर कर सकते हैं। सदरलैंड की बॉलिंग में रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, कंसिस्टेंटली इस पिक्चर में विकेट लेते हुए गए हैं, ग्राउंड में भी ठीक ठाक ही है। मेडलो लेकिन बहुत ही बड़े सरप्राइज पैकेज बन सकते हैं। मुझे लगता है जो पिछले सीजन से फॉलो कर रहे हैं ना मार्च कप को, वो ज़रूर से इनको टीम में लेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन भी कुछ लोग बना सकते हैं अगर आप छोटी मोटी लीग खेल रहे हो तो। बाकी टीम में हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे इनको। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से मोजेस हेनरिकेस और ह्यूजेस के आसपास लोग जा सकते हैं। मोजेस हेनरिकेस वैसे ही परसेंटेज कैप्टन है और ह्यूजेस वन मैन आर्मी थे न्यू साउथ वेल्स की तरफ से, तो इनको लोग रखेंगे ही। उसके बाद जैक एडवर्ड्स की, क्योंकि इन्होंने बॉलिंग भी कराई हुई थी, बाकी बॉलिंग ये नहीं कराएंगे इनकी उम्मीद रखना, वहाँ पर प्लेयर इंजर हो गए थे इसीलिए बॉलिंग कराई थी, नहीं तो बॉलिंग जनरली ये कराते नहीं है। और हैचर कॉनवे में से कोई एक, द्वाशुइश और तनवीर सांगत से ऑप्शन हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन टीम में रख लो वही बात होगी, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए नहीं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। एक प्लेयर आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी मुझे लगता है कि ये 3 सबके टीम में होंगे, यहाँ पर हेनरी के सबके टीम में होंगे। जोनाथन मेडलो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 80% जनता लेके आएगी, और सदरलैंड का तो वैसे ही परसेंटेज ज़्यादा है। लोग क्या कर सकते हैं कि इन तीनों में से किसी एक के जगह पर द्वाशुइश को इंक्लूड कर सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट में द्वाशुइश को लेना भी है, ठीक है। मैं हो सकता है कि यहाँ पर सदरलैंड की जगह पर ले लूँ, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है क्योंकि मेडलो के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं है, लेकिन पिछले सीजन में जो परफॉर्मेंस उन्होंने करा था उसके बाद इनके ऊपर चांस लेना भी मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसीलिए सदरलैंड के ऊपर मैं चांस ले सकता हूँ अगर बॉलिंग फर्स्ट होती है तो। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर द्वाशुइश नहीं लिया, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बॉलर्स लेकर रखे हैं, कॉनवे, हैचर, संघा। अगर यहाँ पर ट्रिमन खेलते हैं तो ट्रिमन आ जाएंगे आपकी टीम में, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी विक्टोरिया की तरफ से जो बॉलर्स हैं जो खेलने वाले हैं, उनमें से आपको मिलेंगे एलियट,
जिन्होंने पिछले सीजन में एक ही मैच खेला था, 2 विकेट निकाले थे। मर्फी इफेक्टिव बॉलर है, मतलब विकेट शायद एक निकाल के दें मुश्किल से, लेकिन रनों को रोक सकते हैं, यही इनकी खासियत है। बाकी थोड़ी बहुत बैटिंग ये कर लेते हैं। बेटर ऑप्शन होंगे मेरे ख्याल से मर्फी, अंडर 19 टीम के बाद रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के होकर। और ब्रॉडी काउच, ठीक है, ये भी डेथ ओवर से बॉलिंग करा सकते हैं, हालांकि मुझे उम्मीद तो ज़्यादा नहीं है। बॉलिंग फर्स्ट में अगर आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये विक्टोरिया के बॉलर्स हैं जिनमें से पहले चॉइस जिन्होंने मर्फी होंगे, उसके बाद ब्रॉडी काउच, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर आप किसी को लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और यहाँ पे सदरलैंड की जगह पर 2 आशीष ऑप्शन होंगे, अगर बॉलिंग फर्स्ट होती है तो, नहीं तो सदरलैंड ही मेरी टीम में रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जैक एडवर्ड्स एक ऑप्शन है, ओली डेविस ऑप्शन है, और डैनियल ह्यूजेस ऑप्शन है, और मैकेंजी हार्डवे, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी बैटिंग लेके रखा है तो इसे मैंने रखा नहीं है इनको। इससे ज़्यादा आप कुछ बेटर ऑप्शन दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे हिटर हैं, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी सारे बैटिंग ऑप्शन हमारे पास है और मुझे लगता नहीं कि इनको ढंग से बैटिंग मिलने वाली है, इसे मैंने दिया नहीं तो किसी और मैच पे हम इनको कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो डैनियल ह्यूजेस सेफेस्ट पिक होंगे। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं तो ओली डेविस के साथ जा सकते हैं, पिछले सीजन में इसी टीम के अगेंस्ट में इन्होंने रन बनाया था, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। और जैक एडवर्ड्स, अगर आपको थोड़ा मीडियोकर कोई ऑप्शन देखना है, कुछ लोग इनको लेके आ सकते हैं, बॉलिंग करेंगे ये सोचकर, बॉलिंग शायद नहीं करेंगे लेकिन अच्छे ऑप्शन है, आप कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी सेफ डैनियल ह्यूजेस ही होंगे, क्योंकि बेटर बैटिंग उन्होंने करी है शेफील्ड सीरीज में इसी टीम के अगेंस्ट में इसी ग्राउंड पे, तो स्मॉल लीग में आप लेके चलो, क्या ही दिक्कत है ना। तो यही बात है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो अभी के लिए मैं मैनिपुलेटर हो सकता हूँ, लेकिन जो भी हो मैं इन दोनों के ऑप्शंस के बाहर कुछ देख ही नहीं पा रहा, ठीक है। और मोजेस हेनरिक्स के भी ऑप्शंस हैं। मोजेस हेनरिक्स ने भी जो एक मैच में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा था, बैटिंग बॉलिंग दोनों था, जो मेलबर्न में हुआ था। परसेंटेज कैप्टन भी यही होंगे अभी, और हमारा अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि जिस परसेंटेज प्लेयर को हम अंडर एस्टिमेट करें वही धागा खोल देते हैं। तो परसेंटेज प्लेयर मोजेस हेनरिक्स हैं, और रिकॉर्ड्स के मामले में मैट शॉट और पीटर हैंड्सकॉम्ब जो हमने देख भी लिया है। तो इन दोनों के साथ आप जा सकते हैं अगर आपको लॉजिकल कुछ देखना है, रिस्क लेना है, और सेफ मोजेस हेनरिक्स होंगे, जिनके भी अगेंस्ट में मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।